सो हेलो गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पीएचई फिज़िकल एजुकेशन का सेकेंड यूनिट। आ जाओ इन डिटेल इस ऑडियो पॉडकास्ट। चलो, तो इंट्रोडक्शन कैसे होता है इस चैप्टर का। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर चिल्ड्रंस ऑफ ऑल एज. Children can enjoy their physical activities by taking part in sports and games. In fact, the most important thing is that children's motor development should be according to the requirement. देखो, जो स्पोर्ट्स होता है वो किसी भी चिल्ड्रन मतलब कि किसी भी एज के बच्चों के लिए अच्छा ही होता है उनके लिए। और चिल्ड्रन जो होता है वो एंजॉय भी कर सकते हैं अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को और अपने स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट कर कर। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए क्या है, मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होना। तो वो इस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर देते हैं जो तुम्हारे गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं चिल्ड्रन के लिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स which are designed to promote health and prevent chronic diseases such as obesity, diabetes and heart disease. Here are the exercise guidelines for different age groups as recommended by WHO. So जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ एक्सरसाइज गाइडलाइंस पब्लिश करी है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, जो कि डिज़ाइन करी गई हैं कि वो हेल्थ को प्रमोट कर सके और क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, हम उससे बचें। अब भाई कौन कौन से क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, एग्जांपल ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये सब कुछ अब इसके बारे में हम एक्सरसाइज गाइडलाइन पढ़ने वाले हैं अलग अलग एज के लोगों के लिए कि आखिर उन्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बस हम वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि कितने एज के बच्चे, कितने एज के इंसान को एक क्या बोला जाता है, जैसे कि इन्फेंट अगर कोई 0 ईयर से लेके 1 ईयर तक है, ठीक है, मतलब कि वो पैदा ही हुआ है और 1 साल तक का जो बच्चा है उसे हम इन्फेंट बोलेंगे। अगर सर वो 2 साल से 4 साल का हुआ तो उसे हम टॉडलर बोलेंगे। अगर वो चाइल्ड 5 साल से 12 साल तक का हुआ तो उसे चाइल्ड बोलेंगे। और वो 13 साल से 19 साल तक का हुआ तो उसे टीनेजर बोलेंगे, टीन। अगर वो 20 साल से 39 ईयर्स का हुआ तब हम उसे एडल्ट बोलेंगे। और मिडिल अडल्ट एज मतलब कि 40 to 59 ईयर्स मिडिल अडल्ट एज बोल सकते हो। और सीनियर सिटीजन क्या बोलेंगे, 60+ ईयर्स जो होगा, 60 साल से ज़्यादा। फॉर चिल्ड्रन अंडर, अब हम WHO की कुछ गाइडलाइन देख लेते हैं कि WHO ने किन किन लोगों के लिए ये गाइडलाइंस लगाई है। तो जो बच्चे 5 साल के अंडर में हैं, और चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के मतलब 5 साल से 17 साल, और एडल्ट्स के लिए 18 to 64 ईयर्स, एंड अडल्ट्स जो कि एज हो चुके मतलब कि ओल्ड अडल्ट 65 ईयर्स एंड अबव। अब आ जाओ देख लेते हैं WHO ने क्या बताया है। तो चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स के लिए जो नंबर 1 चीज़ है, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स शुड एंगेज इन एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी डेली। जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट है उन्हें अपने डेली, हर दिन लगभग एटलीस्ट मिनिमम 60 मिनट, 1 घंटे की एक्सरसाइज तो करनी है। मॉडरेट से विगरस हो सकती है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट अब क्या आएगा इसका, ये इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड हम करते हैं जैसे कि तुम्हारा रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्पोर्ट्स खेलना हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स में मसल स्ट्रेंथ करना, मसल। अब भाई देखो, या तो मैं इसमें इंग्लिश जो मेरे टेक्स्ट में लिखी है या मैं वो बोल दूँ, या तो मैं डायरेक्ट समझा दूँ। मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्ट समझा देना चाहिए, क्योंकि फिर बना तो तुम खुद ही लोगे और बनाना भी है। समझ जितना अच्छे से समझ लोगे उतने ट्विस्टेड क्वेश्चंस अगर आते भी हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 18 फेफ को, तो वो भी हम बना पाएंगे। मेरा भी है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो हम समझते ही हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है चिल्ड्रन और एडोलसेंट में कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लगभग कितनी, एक हफ्ते में करीबन एटलीस्ट 3 बार, एक हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम्स। सर कौन कौन सी एग्जांपल बताइए, पुशअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, ठीक है। अब मैं एडल्ट्स की बात करता हूँ। एडल्ट्स को क्या करना चाहिए सर, पहला पॉइंट है एडल्ट्स के लिए तुम्हारा, भाई क्या है पहला पॉइंट, जो 18 ईयर्स से 64 ईयर्स तक के एडल्ट्स हैं वो, तो उनके लिए 150 मिनट से 300 मिनट्स तक की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए हर हफ्ते, 150 to 300 मिनट्स। और सर और क्या कर सकते हैं, इसमें और भी लिखा है कि 75 to 150 मिनट्स की विगरस इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए पर वीक, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर देखते हैं, इसमें क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इसमें आती है ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और डांसिंग, ठीक है। और थर्ड पॉइंट,
मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए यहाँ पे, कितने, एटलीस्ट 2 डेज, एक वीक में लगभग 2 बार। और चिल्ड्रन में क्या थी, एक वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स। अब एडल्ट्स में हो गई एक वीक में एटलीस्ट 2 डेज। जैसे कि यहाँ पे एडल्ट्स में क्या है, लिफ्टिंग वेट्स एंड डूइंग पुशअप्स और सिटअप्स। अब खत्म हो गया। अब आते हैं हम ओल्डर एडल्ट्स, मतलब कि जो 65+ ईयर्स के हैं, ठीक है। ओल्डर एडल्ट शुड एंगेज इन एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स की, उन्हें मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी है एक हफ्ते में पर वीक। और 75 to 150 मिनट्स की विग्रस इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी है पर वीक। ये भी कर सकते हो, मैं तुम्हें दोनों ऑप्शन बता दिए। देखो, अगर तुम विग्रस इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी करोगे तो जो तुम्हारा टाइम है वो कम कर लो। जैसे कि अगर तुम मॉडरेट इंटेंसिटी कर रही हो तो 150 से 300 मिनट, लेकिन अगर तुम विग्रस कर रहे हो तो इसे थोड़ा कम कर लो, 75 to 150 मिनट। चलो सर, ये भी हम समझ गए। सेकेंड पॉइंट है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी सर, वो बताओ। तो वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, देखो गार्डनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्ड पीपल के लिए, और साइकिलिंग। और थर्ड पॉइंट क्या है, बैलेंस एक्सरसाइज भी यार होनी चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट 3 डेज अ वीक, एक हफ्ते में लगभग 3 दिन तो होनी चाहिए, ताकि हम अपने फॉल्स को प्रिवेंट कर सकें। यहाँ लिखा है फॉल्स, मतलब कि जैसे बड़े लोग जो चक्कर खा के गिर जाते हैं, चक्कर उन्हें आते रहते हैं, तो उसकी वजह से, ताकि वो ना गिरे। इन एक्सरसाइज अगर वो करेंगे तो वो ठीक रहेंगे। अब सर थोड़े से पोस्चर्स की बात कर लेते हैं। तो पोस्चर क्या होता है, तो भाई पोस्चर एक पोजीशन होती है जहाँ पे एक पर्सन अपनी बॉडी को होल्ड करके रखता है। कौन कौन से बताइए सर, मतलब कैसे, जैसे कि वो खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वो वाला स्टैंडिंग वाला पोस्चर, वो सिटिंग पोजीशन में, तो सिटिंग वाला सर कौन सा पोस्चर अच्छा होता है। लाइंग डाउन, वो लेटा हुआ है, लेटने वाला कौन सा पोस्चर अच्छा है। तो वो जो भी वो कर रहा है, जैसा भी वो कर रहा है, बस उसी को हमने पोस्टर बोल दिया। पोस्टर, देखो ध्यान से सुन लो इसकी डेफिनेशन। पोस्टर इज अ पोजीशन इन विच अ पर्सन होल्ड्स हिज बॉडी वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन, ठीक है। इट इज़ द बॉडीज अलाइनमेंट व्हेन सिटिंग, वही बॉडी का अलाइनमेंट होता है जब हम सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग में, परफॉर्मिंग में, या कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हम आते हैं कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ पे। सर कौन कौन सी कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं हमारे पास। तो पहला देखो, स्पाइनल कर्वेचर। ये जो स्पाइन वाली दिक्कत है ना, देखो हमारी बुक में एनसीईआरटी में स्पाइन वाली दिक्कतें 3 हैं। कौन कौन सी सर, पहला ध्यान से सुनना, काइफोसिस, दूसरा लॉर्डोसिस और तीसरा स्कोलियोसिस। सर काइफोसिस बताइए, काइफोसिस में क्या होता है। तो देखो, इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू एबनॉर्मेलिटी कर्व स्पाइन, मतलब कि भाई सिंपल है। क्या लिखा है इन्होंने कि यूजुअली रिलेटेड होता है, एबनॉर्मल जब हमारी हो जाती है, जो हमारी स्पाइन का जो कर्व है वो एबनॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ निकल आ जाता है ऊपर की तरफ से। ये ज़्यादातर कॉमन होता है, देखो यहाँ पे वुमेन में ज़्यादातर कॉमन होता है। सर इसके कॉजेज़ क्या है, होता क्यों है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, अच्छी डाइट नहीं है तुम्हारी, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, हैवी लोड है भाई साहब, मैं जिम गया, मैं बहुत भारी लोड उठा रहा हूँ डेली का डेली, मतलब कि मेरी कैपेबिलिटी से मैं ज़्यादा ही लोड उठा रहा हूँ, उसकी वजह से भी हो सकता है। वीक मसल है तुम्हारी, मसल्स कमज़ोर है, तो ये भी मेल न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है। देखो उसी से तो होती है हमारी मसल्स कमज़ोर, और वही सब लिखा है यहाँ पे। सर अब आपने कॉजेज़ तो बता दिए। अब देखो सबसे पहले तुम्हें, जैसे कि क्वेश्चन आ गया बोर्ड में कि काइफोसिस को एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले तुम्हें लिख देना है इसके बारे में थोड़ा सा, ये इसमें होता क्या है, फिर क्या लिखना है, मतलब कि इसमें हम हो कैसे जाते हैं, हमारी पीठ पीछे से निकल जाती है, एबनॉर्मलिटी कर्व स्पाइन है, कॉमन है ओल्डर वुमेन में, फिर इसके कॉजेज़ लिख देना है जो मैंने अभी बताया। अब इसके रेमेडीज़ लिखना है हेडिंग डाल के वहाँ पे। अब रेमेडीज़ क्या है, पिलो को यूज़ करो अंडर द बैक वाइल स्लीपिंग, जब तुम सो रहे हो तो बैक में अपना पिलो रखो, और धनुरासन को करो। धनुरासन सर कैसे, वो हम आसन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, चाहे तो आसन वाले टॉपिक में मैं पीपीटी ले आऊँगा अगर जिसको चाहिए हो। वैसे तो तुम लोग खुद भी गूगल पे निकाल सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ धनुरासन गूगल पे निकाल सकते हो। नाउ अब हमारे काइफोसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लॉर्डोसिस देखते हैं। इट इज़ यूजुअली द इन्वर्ट कर्वेचर। अब देखो काइफोसिस में मेरी पीठ बाहर को निकली थी, लेकिन लॉर्डोसिस में क्या है, ये जो स्पाइन होती है नीचे वाली, ये अंदर की तरफ होती है, मतलब आगे की तरफ, समझ रहे हो ना तुम, आगे की तरफ, आगे 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 की तरफ, ठीक है। तुम पिक्चर देख लेना तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो ये यूजुअली होता है इन्वर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इसमें स्पाइन का इन्वर्ट कर्वेचर हो जाता है, और इंक्रीज फॉरवर्ड कर्वेचर इन द लंबर रीजन में, वही कहना चाह रहा था मैं। कॉजेज ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल का भाई अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ,
ओबेसिटी मोटापे की वजह से भी हो सकता है भाई। रेमेडीज़ क्या है, कैसे क्योर करें, तो सिटअप्स परफॉर्म करो, सिटअप्स तो आती है ना भाई, वो करो, और हलासन करो। हलासन तुम अभी गूगल पे देख लो वो दिखता कैसा है, अभी के लिए बस तुम वो देख लो, बाकी वो तो हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, अगले चैप्टर में ही हमारे आसन है। नाउ स्कोलियोसिस की बात करूँ तो ये लेटरल डायरेक्शन में, इट इज़ अ लेटरल डायरेक्शन डिफॉर्मिटी, इसे बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन डिफॉर्मिटी। मतलब हम आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, मतलब कि काइफोसिस और लॉर्डोसिस में हमारी स्पाइन क्या हो रही थी, आगे हो रही थी, पीछे हो रही थी, लेकिन यहाँ पे स्कोलियोसिस में तुम्हारी जो स्पाइन है वो लेटरली शिफ्ट कर गई, मतलब कि राइट या तो लेफ्ट, वैसे आगे पीछे नहीं हुई है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन डिफॉर्मिटी, ऑल्सो कॉल्ड साइडवे कर्वेचर। सर इसके कॉजेज़ क्या है, तो बेटा इसके कॉजेज़ ध्यान से सुनना, इसके कॉजेज़ क्या है, ड्यू टू अंडर डेवलप्ड लेग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई है भाई, या फिर पैरालिसिस भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सर इसके कॉजेज़ हो गए। अब रेमेडीज़ क्या है, तो रेमेडीज़ है बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन, स्विम यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक्स, ठीक है। तुम स्विम कर सकते हो, और स्विमिंग में तुम्हें कौन सी टेक्निक करनी है, ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक अगर तुम नहीं जानते हो तो गूगल पे सर्च करके एक बार उसका पिक देख सकते हो, ठीक है। तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों अच्छी है ये स्कोलियोसिस में, ठीक है। तो बेंडिंग एक्सरसाइज, अब ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो पीठ है वो इधर हो चुकी है, मतलब कि मान लो राइट साइड में शिफ्ट हो गई है, तो वो वाली एक्सरसाइज को यूजुअली परफॉर्म करो जो तुम्हारी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ योर लेटरल कर्वेचर हो स्पाइन के, ठीक है। समझ आ गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। हमारी तीनों यहाँ पे अब हो चुकी है। अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं राउंड शोल्डर। एक राउंड शोल्डर भी होता है, तो इन दिस पोस्चुरल डिफॉर्मिटी द शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम दे सीम टू बी बैंड फॉरवर्ड। शोल्डर हमारे राउंड हो जाते हैं और कुछ बार हमें ऐसा भी लगता है कि वो आगे की तरफ आज से आगे हो गए, ये आगे समझते तो हम दोनों शोल्डर ऐसे नॉर्मल होते हैं वो आगे की तरफ हो गए, है ना। सर इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ये हेरिडिटी कॉज हो सकता है इसका, या फिर जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो टाइट क्लोथ्स पहन लेते हैं, है ना, टाइट क्लोथ्स पहन लेते कि नहीं भाई हम मस्कुलर दिखेंगे, हम अच्छे दिखेंगे, स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन अगर तुम ऐसा लॉन्ग पीरियड तक करते हो तो राउंड शोल्डर वहाँ पे भी हो सकते हैं। नाउ रेमेडीज़ चेक करते हैं इसकी, तो रेमेडीज़ परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन, तुम अपना गूगल पे देख सकते हो चक्रासन कैसे दिखता है, ठीक है। चक्रासन परफॉर्म कर सकते हो। धनुरासन देखो, धनुरासन तो कॉमन तुम्हारा काइफोसिस में भी था, काइफोसिस में भी धनुरासन था और राउंड शोल्डर में भी धनुरासन था, ठीक है। और मैं आसन एक और बताता हूँ, आसन तुम्हारा लॉर्डोसिस में भी था, हलासन, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं, हमारी स्पाइन वाली ख़त्म हो गई, राउंड शोल्डर हो गए, अब हम देखते हैं बोलेक्स, नॉकनीस, बोलेक्स और फ्लैट फुट, ठीक। बोलेक्स देखते हैं, बोलेक्स में क्या होता है सर, मतलब कि मैं बोलेक्स मतलब कि जैसे खुल जाते हैं, जैसे कि मान लो एक नॉर्मल बंदा, अभी तुम इमेजिन करो एक तुम्हारे पैरों के बीच में मैं एक तकिया रख दूँ, तो उस तकिए को रखने के बाद जिस डिस्टेंस पे तुम्हारे पैर हो जाएंगे, जिस डिस्टेंस पे तुम्हारी नीज़ हो जाएंगी, उसी डिस्टेंस पर एक बोल एक्स वाले पर्सन की होती हैं। इट अपोजिट टू नॉक नी position, if there is a wide gap between the knee when standing with feet together the individual has bow leg। बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि देखो नॉक नीज का एकदम अपोजिट होता है bow legs, बड़ा वाइड सा गैप होता है यहाँ पे नीज के बीच में, और स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर, और अगर वो फीट टुगेदर के साथ मतलब कि पैर जोड़ के अपने नीचे से स्टैंड खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या है सर, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड बोन में तुम्हारी डेफिशिएंसी, मतलब कि यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम्स की और फॉस्फोरस की, जिसकी वजह से तो हो सकता है तुम्हारा बोन डेवलपमेंट अच्छे से ना हो, उसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। नाउ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, तो विटामिन डी शुड बी टेकन। विटामिन डी को लो, देखो विटामिन डी, एक चीज़ बताता हूँ, एक मुझे पॉइंट याद आया विटामिन डी हेल्प करता है, अगर तुम विटामिन डी लेते हो तो जैसे मान लो तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, तुमने कैल्शियम खा तो ली, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा जब तुम विटामिन डी को लोगे कैल्शियम के साथ। तो जिस भी बंदे को अगर ये है, या फिर तुम्हारे दोस्त में से किसी को हो तो उसे बताना, वैसे तो उन्हें पता ही होगा, तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी लो ताकि अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाए उसका, ठीक। चलो
समझ गए। और बैलेंस डाइट रखनी है, तो देखो इसकी रेमेडीज़ हो गई, कॉजेज़ हो गया, और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने कर दी बोलेक्स के बारे में। नॉक नीज़ के बारे में समझते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेजर पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ इन विच बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर वाइल नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। अब तो इसका यार नाम ही बता रहा है, नॉक नीज। नॉक मतलब जैसे डोर पे तुम नॉक 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 करते हो, है ना, उस पर टकराते हो, टच करते हो गेट पर, ऐसे ही तुम्हारी जो नीज़ है वो भी आपस में एक दूसरे को टच कर रही है यहाँ पे, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है नॉक नीज़ इस प्रॉब्लम को। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में टच करती हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं ऐसे, तो देखो बैलेंस डाइट अच्छे से ना लेना, है ना, स्पेशली तुमने इसमें भी विटामिन डी नहीं लिया है, कैल्शियम नहीं लिया है, फॉस्फोरस नहीं लिया है। ठीक है, ये कॉजेज हो गए। रेमेडीज़ क्या है, इसमें पद्मासन परफॉर्म कर सकते हो या गौमुखासन कर सकते हो। कौन सा, पद्मासन और गौमुखासन, ये तुम देख सकते हो अभी सर्च करके। फ्लैट फुट की बात कर लेते हैं अब। फ्लैट फुट इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द फीट कॉजिंग देम टू बिकम फ्लैट एंड पेनफुल। चिल्ड्रन विद फ्लैट फीट एक्सपीरियंस पेन व्हेन दे रन एंड स्ट्रगल टू स्टैंड एंड वॉक। देखो फ्लैट फीट वाली क्या कंडीशन होती है, एक नॉर्मल बंदे के जो फीट होते हैं वो थोड़े से कर्व होते हैं, मतलब कि समझ रहे हो तुम, एस शेप में होते हैं, थोड़े से कर्व होता है नीचे से, तुम अपने पैर देख सकते हो नॉर्मल है तो। लेकिन एक फ्लैट फीट वाले बंदे के एकदम एकदम फ्लैट, एकदम वो बोलते नहीं हिंदी में, सपाट सपाट होते हैं ऐसे। तुम अगर तुम अपना जैसे एक फ्लैट फीट वाला बंदा अगर अपने रेड कलर में मान लो अपना पैर डालेगा, रेड कलर के पेंट में, और वो एक पेज पे रखेगा अपना पैर, तो भाई उसका पैर कंप्लीट बनेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा उस अपने रेड कलर लगाएगा अपने पैरों पे और पेज पर टच करेगा तो जगह छूट जाएगी। जगह क्यों छूटी सर, क्योंकि भाई वहाँ पे कर्वेचर था, जहाँ पे कर्व था उसका पैर अंदर की तरफ, वहाँ पे तो टच हुआ ही नहीं ज़मीन को, पेपर को, इसलिए वहाँ पे कलर भी नहीं आया। इसीलिए तो ये तुम अगर जिसको चेक करना हो वो ऐसे अपने कंडीशन चेक कर सकता है। ये हो गया। और जिन बच्चों को यहाँ पे लिखा है ये फ्लैट फीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है चलने में और खड़े होने में। सर इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो देखो जेनेटिक्स हो सकता है, एज की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा, और डायबिटीज़ हो सकता है, और कुछ कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। चलो इतना हो गया हमारे, देखो यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं एक बार फिर से तुम्हें नाम बता देता हूँ, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ एंड डाउन शोल्डर, बोलेक्स, नॉक नीज और फ्लैट फुट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब देखो यार इसमें याद करने वाली बातें काफ़ी सारी हैं, अब वो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फॉर वुमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स वी हैव अ लुक एट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से मैं तुम्हें चलो समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रटने वाला टॉपिक है, थोड़ा बहुत समझाऊंगा तो उससे मदद हो जाएगी, याद करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वुमेन पार्टिसिपेशन जो स्पोर्ट्स में है वो काफ़ी पुराने पीरियड में बात करें तो वो उतना था ही नहीं। ठीक है, बहुत कम होता था, उन्हें करने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन उनका पार्टिसिपेशन पहले मॉडर्न ओलंपिक्स में देखा गया 1896 में, तो भाई साहब बहुत कम था, उसमें ही बहुत कम था। एक तो पुराने टाइम से वैसे भी नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे 1896 में, जहाँ पे पहली बार, एटलीस्ट पहली बार किसी वुमेन ने तो पार्टिसिपेट करा था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम था। और कब, देखो डेट याद रखना, ईयर याद रखना, 1896, कहाँ, 1896 एथेंस, 1896, 1896, 1896, 1896, 1896 एथेंस। ठीक, अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, वुमेन पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन 1900 ओलंपिक्स। वुमेन ने पहली बार पार्टिसिपेट करा 1900 ओलंपिक्स में, सॉरी मैंने पहली बार बोल दिया था, 1896 ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, वुमेन ने वहाँ नहीं, वुमेन ने 1900 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करा था, और 1900 ओलंपिक्स में 22 वुमेन पार्टिसिपेट करी थी। और 1904 की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 6 वुमेन पार्टिसिपेट करी थी। लेकिन अगर देखा जाए सेकंड पॉइंट, आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल बाद 2000 सिडनी ओलंपिक्स अगर देखें तो उसमें 4069 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था। अब 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की बात करें तो 4637 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। हाँ सर,
इंडिया में पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं कि भाई इंडिया में क्या माहौल है। तो 2000 में कर्नम मलेश्वरी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु वन ब्रॉन्ज मेडल इन सिडनी ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया से सिडनी ओलंपिक्स में 2000 ईयर में, ठीक है। 1984 की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ पीटी उषा वॉज वेरी गुड इन एथलेटिक्स, ओके। थर्ड पॉइंट, इन 2012 लंडन ओलंपिक्स साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम गॉट ब्रॉन्ज मेडल। 2012 लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2016 की बात करूं तो रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पीवी संधू ने सिल्वर मेडल जीता था, जहां के वेयरएज जो दीपा कर्माकर थी उन्होंने न्यू डायमेंशंस ओपन कर दिए थे जिम्नास्टिक्स में। मतलब कि वो वैसी लेडी थी जिन्होंने ये जैसे इंडिया की वो जो वुमेंस हैं जिम्नास्टिक्स के लिए जो एस्पायर करती हैं उनके मन में ये चीज़ डाल दी कि हाँ हम भी कर सकते हैं, इंडिया की वुमेन भी जिम्नास्टिक में कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दीपा कर्माकर ओपन न्यू डायमेंशंस इन जिम्नास्टिक्स, ठीक। नाउ रीजंस फॉर द लो रेट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बाय वुमेन इन इंडिया। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या रीज़न्स है इंडिया में वुमेन का इतना कम पार्टिसिपेशन का, क्या रीज़न है बताओ। तो जेंडर इक्विटी एंड सोशल एटीट्यूड, नो पेरेंटल एनकरेजमेंट, ट्रेडिशनल सोसाइटी। एक तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है, सोशल एटीट्यूड जो लोग उन्हें ना प्रताड़ित करते हैं, कोई भी पेरेंटल एनकरेजमेंट नहीं है ना। ट्रेडिशनल सोसाइटी ऐसी है, वुमेन कंस्ट्रेनिंग अदर वुमेन, एक वुमेन दूसरी वुमेन को दबा रही है, भाई क्या हो रहा है। लैक ऑफ प्लान्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर स्पोर्ट्स वुमेन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी उल्टा कोई भी प्लान या कोई भी इनिशिएटिव नहीं कर रही है वुमेंस के लिए स्पोर्ट्स में। मेल डोमिनेंट कल्चर है हमारे यहाँ, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन कोचेज़ हैं, वुमेन कोचेज़ ही नहीं है तो सिखाएगा ही कौन। तो वुमेन भी थोड़ा जैसे वुमेन होती हैं कि यार ऑब्वियस सी बात है, एक वुमेन थोड़ा बहुत शर्माती है, मतलब कि उसे सही नहीं लगता, उसे कंफर्टेबल नहीं लगता एक मेल कोच से ट्रेनिंग लेने में, उसे ज़्यादा कंफर्टेबल जहाँ तक फील होगा वुमेन कोच से ही। तो इसलिए वुमेन कोच ही नहीं है पहली बात। लेस कंपटीशन है, इकोनॉमिक फैक्टर जो है, मतलब कि लेस कंपटीशन वाला पॉइंट पता है बहुत प्यारा पॉइंट है। मतलब कि जैसे अगर एक वुमेन चाहे भी कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या वो अकेले पार्टिसिपेट थोड़ी ना करेगी। मेरे ख्याल से अभी केस भी आया था, मैंने एक केस देखा था, एक वुमेन ने अकेले रेस दौड़ी थी। मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं वो न्यूज़ बट मैंने कुछ दिन पहले ही देखी थी। जो रनिंग की रेस थी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एथलीट थी वो। तो ये भी है, देखो कंपटीशन कम है, इकोनॉमिक फैक्टर है भाई, उतने पैसे नहीं है, मीडिया कवरेज, मीडिया भी उन्हें उतनी वो नहीं देती इंपॉर्टेंस, लैक ऑफ इंसेंटिव्स एंड कैरियर, ठीक। ये रीजंस हो गए तुम्हारे। और आता है अब देखो, अब हम कुछ जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है स्पोर्ट्स में, तो इससे बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, तो उसके बेनिफिट हम पढ़ने वाले हैं। और लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है। मैंने उस वाल के सैम्पल पेपर में देखा था, इट इज़ हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन कि वुमेन को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखो 3 टाइप के बेनिफिट्स मैं बताता हूँ, फिजिकल बेनिफिट्स, फिर बताऊँगा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सॉरी। फिजिकल बेनिफिट्स की बात करूँ तो हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रॉन्गर बोन्स, डिलेज एजिंग, इंक्रीजेस मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन। अब यार भाई ये तो कितना सिंपल है यार, फिजिकल बेनिफिट। ये तो तुम एक बार बस मुझसे समझ लो, सुन लो, ये सारी बातें एक पेपर में लिख के देख लो, डन हो गया तुम्हारा मामला। नाउ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये हेल्प मॉडरेट स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को मॉडरेट कर देगा, मतलब कि ज़्यादा है उसे कम कर देगा। इम्प्रूव योर मूड, बूस्ट मेंटल हेल्थ, हेल्प विद डिप्रेशन, हायर सेल्फ एस्टीम, बेटर सेल्फ इमेज, मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कितनी मतलब कि यार सिंपल वर्ड्स भी हैं, और ये है ना, कोई टफ वर्ड भी लगेगा किसी को अगर कोई सुनेगा इस चीज़ को। सोशल बेनिफिट्स क्या है, सोशल एम्पावरमेंट है, टीम वर्क है, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये तुम्हारे सोशल बेनिफिट्स हो गए यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ स्पेशल कंसिडरेशन की। देयर आर सम स्पेसिफिक considerations that should be taken care by sports women. Some special considerations are menarche and menstrual dysfunction.
दीज आर द नेचुरल कंसिडरेशन। अब एक बायो वाला बच्चा होगा, उसे तो बहुत डिटेल आती होगी, मतलब कि स्पेशली नीट वाला जो कि मैं खुद हूँ, तो उसे तो सब कुछ पता ही होगा। ह्यूमन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और यहाँ पे भी हम थोड़ी बात करने वाले हैं मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन की, थोड़ी एबनॉर्मलिटीज़ की। ओके, सो they are present in every woman. Girls and women who are active in sports need to consider their seriously. These considerations are associated with their physiology and also affect their psychology. They are described in detail below. सो मेनार्क की बात करूँ तो मेनार्क इज़ द गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेनार्क होता क्या है, तो मेनार्क किसी भी लड़की का पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड या ब्लीडिंग होती है। ये हो सकती है किसी मतलब अर्ली से अर्ली एज देखें तो 9 साल से 16 साल तक की, मतलब कि इनके बीच में किसी भी लड़की को पहली बार स्टार्ट हो सकती है ये मेनार्क। ठीक, मेनार्क हो सकता है तुम्हारा। द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ मेनार्क डिपेंड्स अपॉन द बायोलॉजिकल, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बिल्कुल, एग्जैक्ट पीरियड जो है मेनार्क का वो बिल्कुल डिपेंड करता है जेनेटिक्स क्या है ना, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अ यंग वुमेन हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हरसेल्फ एट दैट टाइम। एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई लड़की है तो उसे तो और अच्छा अपना केयर करना चाहिए उस टाइम पर। ये एसेंशियल है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले इस पीरियड के दौरान, ताकि उसकी जो बॉडी है वो अपनी गेम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए और उसके फंक्शंस बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करें उसकी बॉडी। ओके, ये मेनार्क के बारे में तुम्हें बता दिया। अब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, मतलब कि अब जैसे कुछ कुछ वुमेंस को इसमें दिक्कतें भी आ जाती हैं। अब वो क्या क्या दिक्कत है थोड़ा सुन लेते हैं, आइए। इट मीन्स एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, मतलब कि किसी गर्ल को एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब कि कल होनी चाहिए थी ब्लीडिंग लेकिन 2 दिन बाद हो रही है, कल होनी चाहिए थी नॉर्मली लेकिन 1-2 दिन पहले हो जा रही है ना। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यही, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट अप टू 3 to 7 days एंड अकर्स एवरी 22 to 35 days। वैसे 28 to 30 days होता है नॉर्मली, लार्जली अगर देखा जाए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट करती है मतलब कि 3 से 7 दिन तक, और होती है ये हर 22 से 35 दिन में। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन वुमेन कंप्लेन करती है, मतलब कि वुमेन को क्या क्या साइन होते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हेडेक होता है, सर में दर्द होगा, बैक पेन होगा, फटीग होगा, क्रैम्स आएंगे, टायर्डनेस हो जाएगी। दिस नॉट ओनली हैम्पर्स देयर फिजिकल परफॉर्मेंस। अब यार ये तो उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस को हैम्पर नहीं करेगा, लेकिन उन्हें साइकोलॉजिकली भी परेशान करके रख देगा। इन दिनों की बात करें तो वुमेन शुड बी मोर केयरफुल अबाउट देयर क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक हैबिट्स। इस टाइम पे तो वुमेन को और ज़्यादा अपने केयरफुल हो जाना चाहिए अपने लिए, अपनी क्लीनलीनेस के लिए और हाइजीनिक हैबिट्स के लिए। अगर तुम्हें और डिटेल में लिखना है तो तुम लिख सकते हो अपने पास से भी कि हाइजीनिक हैबिट्स हैं तो सैनिटरी पैड्स को यूज़ करें, 4 to 5 days में उसे चेंज करते रहें। अगर आप अपना कपड़ा भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ वुमेन्स अपने घर के कपड़े यूज़ करते हैं इसमें, तो वो 3 to 4 days में चेंज करते रहें। ठीक, आ जाओ, अब ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल एथलीट राइड। क्या है फीमेल एथलीट राइड, और लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी ये वाला जो चैप्टर है यूनिट 2, पता है कितने नंबर्स के तुम लोग को पता है? ये 7 नंबर्स के 7 मार्क्स, मतलब सोचो यार 7 मार्क्स। चलो अब पढ़ते हैं फीमेल एथलीट राइड। द फीमेल एथलीट राइड इज़ अ सिंड्रोम ऑफ 3 रिलेटेड कंडीशन। अब जैसे कि इसका नाम ही है फीमेल एथलीट राइड, मतलब कि एक फीमेल जो एथलीट है उसके ट्राइड क्या क्या उसे दिक्कतें होती हैं। 3 कंडीशन है। पहला ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स। ध्यान से सुनना, ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स। जनरली सीन इन टीनेज और अडल्ट फीमेल एथलीट्स। ज़्यादातर टीनेज या अडल्ट फीमेल एथलीट्स में देखने को मिलता है, जो कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही हैं, मतलब कि फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। जितनी एनर्जी उनकी बॉडी को चाहिए वो नहीं दे रही है, तब होता है ये। विच अल्टीमेटली लीव्स दैम अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाए, अच्छे से नरिशमेंट मिली ही नहीं। दिस ऑल्सो इफेक्ट्स देयर फिजिकल परफॉर्मेंस
सीवियरली, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इससे। चलो अब स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस, देखो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो सुन लो, ऑस्टियोसाइट्स कुछ सेल्स होती हैं, मैं छोड़ो वो सब छोड़ो। ऑस्टियो का मतलब ही समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। और पोरोसिस, पोरोसिस, पोर्स का मतलब पोर्स, छेद, खोखलापन, हमारी हड्डियाँ खोखली हो गई हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनिंग होती है बोन्स की ड्यू टू द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन। देखो वही लिखा है, छेद हो गए, पोर्स हो गए, तो बोन डेंसिटी कम हो गई है ना, उसमें एयर्स फिल हो गई है उन पोर्स में। इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, वुमेन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज लैक मिनरल्स इन देयर बोन कंटेंट्स, सिंपल बातें हैं, मिनरल्स कंटेंट कम हो गया। ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो लो, द बोन बिकम पोरस, देखो वही लिखा है जो मैंने अभी बताया, द बोन्स बिकम पोरस, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कि जैसे कांच होता है उसे तोड़ा तो टुकड़ों में बिखर गया, वैसा ब्रिटल हो गई है। और बहुत ज़्यादा टूट भी सकती है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है ब्रेक ईजली, मतलब कि किसी ने अगर ज़ोर से मार दिया तो फ्रैक्चर हो सकता है काफ़ी आसानी से। दिस कंडीशन रिड्यूसेस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस एंड मेक्स अ पर्सन प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड इंजरीज। सिंपल बात थी यार, ऑस्टियोपोरोसिस समझ गए। अब आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं एमिनोरिया। देखो एमिनोरिया का मतलब ही होता है, एमिनोरिया का मतलब है एब्सेंस, एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे जो बायो वाले बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा लैक्टेशनल एमिनोरिया, है ना। लैक्टेशनल एमिनोरिया में मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। चलो अभी उसे छोड़ो, अभी हम एमिनोरिया पढ़ते हैं। एक्सरसाइजिंग इंटेंसली एंड नॉट टेकिंग इनफ कैलोरीज कैन लीड टू hormonal imbalances that results in a girl's menstrual cycle becoming irregular or stopping altogether। इसी कंडीशन को एमिनोरिया बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रही है और उतनी कैलोरीज ले नहीं रही है, मतलब कि देखो तुम एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हो, खूब कर रहे हो, लेकिन उतनी कैलोरीज ले ही नहीं रहे हो, तो उससे यार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। कोई हार्मोन बढ़ जाएगा, कोई हार्मोन कम हो जाएगा, मतलब कि काफ़ी लोचा हो जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, है ना। जिसका रिजल्ट क्या आएगा, उस गर्ल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी या बिल्कुल स्टॉप ही हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये जो एमिनोरिया शब्द है, ये जो एमिनोरिया वर्ड है, इसका मतलब ही होता है लैक या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, इस कंडीशन को एमिनोरिया बोलते हैं। दस एमिनोरिया रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ऑफ बिकमिंग इरेगुलर। एमिनोरिया देखो रेफर ही करता है कि देखो मैंने जो इतनी देर से बोल रहा हूँ वहीं यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है। दस एमिनोरिया रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और बिकमिंग इरेगुलर। हेयर लॉस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, चेंज इन विजन एंड डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर आर सिम्टम्स ऑफ एमिनोरिया। सर ऐसा हो क्यों रहा है, लड़कियों पे तो फेशियल हेयर नहीं ग्रो करते ना, यहाँ पे ग्रो क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है एमिनोरिया में। एक लड़की एक्सरसाइज तो इंटेंसिवली कर रही है लेकिन कैलोरीज ले नहीं रही है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है, उसी की वजह से हेयर फेशियल हेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, है ना। हेडेक हो रहा है, चेंज इन विजन एंड डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर सिम्टम्स ऑफ एमिनोरिया। लो एमिनोरिया भी हमने तुम्हारा पढ़ लिया। अब आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर, it refers to taking very little calories due to which there is deficiency in the body. The deficiency can be of essential nutrients or even lack of energy। या तो तुम कोई लड़की बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज ले रही है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में उस चीज़ की कमी, डेफिशिएंसी हो गई है। डेफिशिएंसी किसकी हो गई है सर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जो तुम्हारी बॉडी में होने चाहिए थे, जो जाने चाहिए थे वो जा नहीं रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एनर्जी कम है। ईटिंग डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। ईटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड होता है मेंटल इलनेस से, अफेक्ट्स अ पर्सनस फिजिकल एंड मेंटल है। तुम एक किसी बंदे की फिजिकल या मेंटल है दोनों ही खराब कर देता है ये। टू इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ द फीमेल एथलीट्स ट्राई टू लूज वेट। काफ़ी ज़्यादा पता है फीमेल एथलीट क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि यार मुझे अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो एक काम करती हूँ, मुझे अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। तो वेट लॉस करने के चक्कर में वो क्या करती हैं, वो खाती नहीं है। For this purpose, they do not eat enough food containing fat and particularly iron, which leads to serious disorders like anorexia nervosa, bulimia nervosa and anemia।
इस पर्पस की वजह से वो उतना फूड लेती ही नहीं है जिसमें फ़ैट होता है, और पर्टिकुलरली आयरन वाला फूड, जिसकी वजह से भाई साहब उन्हें सीरियस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और एनीमिया। अब हम एनोरेक्सिया, एनीमिया तो यार तुम जानते ही होगे, एनीमिया तो तुम जानते ही होगे सब लोग, लेकिन ये दो चीज़ें क्या है सर, हमें ये समझ में नहीं आया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। आओ इनके बारे में पढ़ते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है आखिर फीमेल को इसमें? इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर विच कॉजेज पीपल टू ऑब्सेस अबाउट वेट एंड वॉट दे ईट। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब कि नर्वोसा, अगर तुम इसके वर्ड्स के अंदर घुस जाओ, सर पे तेल लगा के, बच्चे जानते होंगे मैं किसका डायलॉग बोल रहा हूँ, ये सर पे चमेली का तेल लगा के इस शब्द के अंदर घुस जाते हैं। नर्वोसा मतलब कि नर्वस किसी चीज़ के बारे में होना, है ना। ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है मतलब कि वो लोग जिन्हें जैसे कि अपना वेट कम करना है कि नहीं मुझे तो यार कम ही करना है, मेरा कल कंपटीशन होने वाला है, मैं उसे हरा के ही रहूँगा यार, तो मुझे वेट अपना जल्दी से जल्दी कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे वो अपने वेट के ऊपर, मतलब कि वो क्या खा रहे हैं, नहीं नहीं यार मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं, है ना। एनोरेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टॉर्टेड बॉडी स्ट्रक्चर विद एन अनवांटेड फियर ऑफ बीइंग ओवरवेट, है ना। मतलब कि एनोरेक्सिया करेक्टराइज होता है जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है उस बंदे का, इसमें अनवांटेड फियर होता है ओवरवेट होने का। पीपल ट्राइंग टू मेंटेन अ बिलो नॉर्मल वेट थ्रू स्टारवेशन और टू मच एक्सरसाइज। लोग क्या करते हैं, या तो भूखे रहते हैं और या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो नॉर्मल वेट के भी नीचे हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब कि अंडर वेट हो जाएंगे, जो कि ये भी सही नहीं है ना यार। अब तुम माना कि तुम्हें वेट को कम करना है, लेकिन अंडर वेट भी कोई सही चीज़ नहीं है। वैसे भी तुम्हारी बॉडी में जो चीज़ तुम नहीं खाओगे उसकी कमी हो जाएगी। इनफैक्ट तुम्हें वो वाली चीज़ें खानी चाहिए जो तुम्हारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, और एक्सरसाइज अच्छी करनी चाहिए। चलो बुलिमिया नर्वोसा की बात करते हैं। तो इन दिस डिसऑर्डर फीमेल एथलीट्स ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड। अब बिल्कुल अपोजिट है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के, मतलब कि बुलिमिया नर्वोसा में जो फीमेल होती हैं वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड खाती हैं और वॉमिट करती हैं इंटेंशनली। बात समझ रहे हो? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड खाएंगे मतलब कि मैंने फ्रिज खोला, खाओ 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 खाओ, मतलब कि बहुत सारा फूड खा लिया, बहुत सारा फूड खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया इंटेंशनली, मैं खुद चाहता हूँ। अब क्या हुआ सर, वो ऐसा खाना क्यों खा रही है? पता है क्या हुआ? बहुत ध्यान से इसका कंसेप्ट सुनना, मज़ेदार है, मैंने पहली बार पढ़ा, मुझे खुद मज़ा आ गया। बहुत सारा उसने फूड खा लिया, खाना खा लिया, और उसने वॉमिट कर दी, मतलब कि जानबूझ के वॉमिट कर दी इंटेंशनली, इन ऑर्डर टू नॉट गेनिंग वेट। मैं नहीं चाहता कि मेरा वेट गेन हो, तो मैंने बहुत सारा खाना खाया और वॉमिट कर दी उसी वक्त, ताकि मेरा वेट गेन ना हो। इट इज़ अ सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय बिगनिंग। बुलिमिया इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब कि भाई इससे तुम्हारी जान तक जा सकती है। समझ रहे हो बात या नहीं? इससे तुम्हारी जान तक जा सकती है। मैंने बहुत सारा खाना खाया, वॉमिट कर दी, मैंने ये सोचा कि मेरा जो वेट है वो गेन नहीं होगा, ठीक है। और ये सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर होता है। बुलिमिया एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर है। पीपल टेक डेंजरस स्टेप्स टू अवॉइड वेट गेनिंग। जो लोग होते हैं वो काफ़ी डेंजरस स्टेप्स ले लेते हैं ताकि वो अवॉइड कर सकें वेट गेन को। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताया ही, इसमें बुलिमिया नर्वोसा में वॉमिटिंग हो गया, जिसे पर्गिंग भी बोलते हैं, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग या फास्टिंग भी हो गया, जैसे व्रत रखना, रोज़े रखना, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है डिटेल के साथ नोट्स में। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर में।